हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं मेरे जो 17 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है खुद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का और लास्ट 7 to 8 इयर्स का एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें से मेरे जो एडवांस लेसन्स है, जैसे कि अगर आप 7 से 8 साल से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या लेसन्स मुझे मिले हैं, वो मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। सो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। कौन से लेसन है? टोटल 8 लेसन्स में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। सो सबसे पहला लेसन है, यू शुड ऑलवेज हैव इमरजेंसी फंड। मतलब आपके पास इतना पैसा जरूर होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपके लिक्विड फंड्स में या फिर सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट में, कि एटलीस्ट अगर आपका इनकम रुक गया तो 1 साल तक खर्चे आपके निकलने चाहिए। अगर ये इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते होंगे तो उसमें से आपको पैसा निकालना पड़ेगा। और जैसे ही आपको पैसा निकालना पड़ेगा, आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, उसके लिए जो आप कॉर्पस जमा कर रहे हो उसमें उतना कॉर्पस आप जमा नहीं कर पाओगे। सो मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ देखा है, 2017 से ये फील्ड में हूँ, अप्रोक्सीमेटली 750 प्लस क्लाइंट्स है। शुरुआत तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट से करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते भी है जैसे इनकम बढ़ता है, लेकिन इमरजेंसी फंड नहीं होता है और अनफोर्सिन रीजन आ जाते हैं लाइफ में और पैसा निकालना पड़ता है। सो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे अगर आप जो गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो गोल के लिए अगर आपने पैसा नहीं यूटिलाइज किया, दूसरे गोल्स के लिए यूटिलाइज किया, तो आपकी वेल्थ नहीं जनरेट होगी। लेसन नंबर 2, इसका ही एक पार्ट है, यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विथ गोल्ड अटैच टू इट। मतलब अगर आपके माइंड में बोलने से बेटर है कि आपने एक्सेल में अगर आपका प्लान नहीं बनाया है कि कोई एक पर्टिकुलर फंड में मैं एसआईपी कर रहा हूँ, ये फंड मेरे रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए ये है, ये दो फंड्स मेरे चाइल्ड एजुकेशन के लिए मैं रखने वाला हूँ, ये दो फंड्स मेरे जो बकेट लिस्ट है, घूमने जाना है, कार खरीदी करनी है, उसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसा बाइफर्गेशन आपने नहीं किया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली, मैंने देखा है बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ, पर्सनली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। क्या होता है कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो जैसे मैंने किया था। बिटवीन 2007 टू 2015 मेरा बहुत अच्छा कॉर्पस बना था, लेकिन मैं कार लेने गया, मेरा जो बजट था उसमें जो मेरा जो कॉर्पस था म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा था, लेकिन जो मेरा बजट में डिसाइड करके ले गया था कार लेने के लिए, वहां पे जाने के बाद वहां के सेल्स पर्सन ने मुझे अपग्रेडेड कार दिखाई, हायर वर्जन वाली दिखाई, जिसमें मेरा 2 लाख एक्स्ट्रा चला गया। सो ऐसे होगा अगर आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं है तो। सो आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए और ये 4 गोल्स के लिए पर्टिकुलर स्कीम आपने बाइफरगेट करके रखी हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इमोशनल बाइंग होगा और आपका लॉन्ग रन में कॉर्पस नहीं बनेगा। लेसन नंबर 3, एवरी वन हैज मनी कोशंट। इसका मतलब क्या है? ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ डील करने के बाद, डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के पार्ट में से जो इन्वेस्टर्स है, उनकी साइकोलॉजी, उनकी सोच, उनकी बैकग्राउंड, वो देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हर एक का एक मनी कोशेंट होता है। मतलब समझ लीजिए, मेरे फादर ने 10 लाख रुपीज जमा किए हैं या फिर 10 लाख रुपीज मैंने देखे हैं लाइफ में। तो जैसे ही मेरा म्यूचुअल फंड का कॉर्पस 15-20 लैक्स का हो जाता है तो मुझे खर्चे दिखने चालू हो जाते हैं, जैसे मैं कार खरीदी कर लूँ, इंटरनेशनल टूर कर लूँ। सो खर्चे के जो वेज होते हैं वो मुझे दिखने चालू हो जाते हैं जैसे ही मेरा मनी क्वेश्चन के ऊपर पैसा चला जाता है। जैसे कि अभी समझ लीजिए मैंने 50 लाख देखा है लाइफ में, तो जब तक मेरा म्यूचुअल फंड का कॉर्पस 50 लैक्स क्रॉस नहीं करता है तो मैं बहुत डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करूंगा। और जैसे ही वो 60, 70, 80 लैक्स हो जाता है, मुझे खर्चे दिखने चालू हो जाएंगे, मेरी गोल्स दिखने चालू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ पैसे में खर्चे कर डालूंगा। सो हर एक का एक मनी कोशंट होता है। सो यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बताता हूँ, अगर आप 25 या 20, 30 अनमैरिड पर्सन हो, हस्बैंड मतलब गर्ल और बॉय कोई भी,
और अभी तक आपने शादी नहीं की है, तो शादी करने के टाइम पे आपके पार्टनर का मनी कोशंट क्या है वो आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लेते हैं आप एट द एज ऑफ 25 सोचते हो कि एट द एज ऑफ 40 मुझे रिटायर करना है और मेरा 5 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए और इन्वेस्ट करना ही चालू कर देते हो। शादी के बाद आपकी वाइफ एक अलग बैकग्राउंड से आई है, उसका माइंडसेट ऐसा है कि घर लेना चाहिए, रियल एस्टेट में पैसे बनते हैं। जैसे ही आपका कॉर्पस 60 70 80 लाख बन जाएगा, वो आपके पीछे लग जाएगी कि घर लेना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत से चीजें होती है रियल एस्टेट खरीदने के लिए। सो ये चीजें होती है। सो मनी क्वोशंट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ये लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 4, असेट अलोकेशन इज द की। सो मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स का देखा है कि इक्विटी में पैसे बनते हैं। अभी लास्ट 4 5 साल में इक्विटी में ट्रिमेंडस बुल रन है। सो जिन्होंने 2017 18 19 से एसआईपीस किए हैं, एक्सेप्ट फॉर 2020 का शॉर्ट पीरियड में जो मार्केट करेक्शन आया था, वो छोड़ के कोई ऐसा बहुत बड़ा करेक्शन या साइडवेज मार्केट देखा नहीं है। सो सबके पोर्टफोलियो में 15 20 25 30 35% के रिटर्न्स है। सो सबके माइंड में साइकोलॉजी पे ये है कि इक्विटी में रिटर्न्स बनते हैं। ऑफ कोर्स इक्विटी में रिटर्न बनते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इतने इजी रिटर्न जो लास्ट 6 7 साल में बने हैं उतने नहीं बनते हैं। सो असेट अलोकेशन इज द की। आपका एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डेट फंड्स में या फिर फिक्स्ड इनकम में कितना पैसा है वो मैटर करेगा। क्योंकि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 12 फरवरी 2020 वो टाइम का मार्केट का पीक था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 डेज बिफोर लॉकडाउन्स। इंडिया की गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि लॉकडाउन जैसी कोई चीज होने वाली है। सो मार्केट पीक पे था, तब से मार्केट स्लाइड होना चालू हो गया, लेकिन इतना स्लाइड नहीं हो रहा था। और मार्च के महीने में जैसे लॉकडाउन वगैरह ऐसा कुछ तो होने वाला है इंडिया में, वो बातें फैलने लगी। 4 बार लोअर सर्किट लगे मार्केट को। लेकिन लोअर सर्किट लगना ये वन ऑफ इट्स काइंड सिचुएशन है। सो ये अपॉर्चुनिटी भी होती है इन्वेस्ट करने की। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां सस्ते में मिलती है, म्यूचुअल फंड में वैल्यूएशंस बहुत चीप हो जाते हैं। लेकिन वो टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो वो डाउनफॉल का आप फायदा नहीं ले सकते हो। सो असेट अलोकेशन इज द की। लॉन्ग रन में आपको रिटर्न्स बनाने हैं। इक्विटी 100% इक्विटी में रह के बहुत डिफिकल्ट है रिटर्न्स बनाना। ऑफ कोर्स ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन साइकोलॉजिकली वो हैंडल करना, मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, जनवरी 2020 में अगर आपने 1 करोड़ रुपीज मार्केट में 100% इन्वेस्ट कर दिए होते, तो 2 मंथ्स में आपके वो 1 करोड़ के हो जाते अराउंड 75 लैक्स, या फिर 65 लैक्स हो जाते। 40% 39% मार्केट नीचे आया था। साइकोलॉजिकली आपके ऊपर क्या परिणाम होता आप जस्ट सोचिए। सो असेट अलोकेशन इज द की। असेट अलोकेशन से ही आप लॉन्ग रन में रिटर्न्स बना पाओगे। लेसन नंबर 5, डाउनसाइड प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन गोइंग फॉर अ हायर रिटर्न्स। सो ये पॉइंट है ना, बहुत सारे इन्वेस्टर से मैं डिस्कस करता हूँ, मुझे बहुत डिफिकल्टी आती है लोगों को ये समझाने के लिए कि ज्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए हमें, हमें डाउनसाइड प्रोटेक्ट करनी है। डाउनसाइड आपने प्रोटेक्ट कर ली, समझ लीजिए अपसाइड पे आपके रिटर्न्स बाय डिफॉल्ट बनेंगे। अभी इसका मतलब क्या है, इजी लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 100 रुपए का स्टॉक है, मार्केट नीचे आता है 50% से, सो आपका स्टॉक भी मान लेते हैं 100 रुपए का हो जाता है 50 रुपीज का। सो 50% का करेक्शन आया। अभी ये स्टॉक को वापस 100 होना है, मतलब आपको वापस रिकवर करना है, तो मार्केट को ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न्स देने पड़ेंगे। 50% के नहीं, मार्केट गिरा है 50%, लेकिन रिकवर करने के लिए 100% के गेन्स करने पड़ेंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। आप सोचिए आज 26,000 का निफ्टी है, सॉरी 26,000 का ऑल टाइम है, करंटली 25,000 का निफ्टी है। सो 12,500 का निफ्टी कभी था, ऑलमोस्ट 6 साल पहले था। तो 6 साल लग गए मार्केट को डबल होने के लिए, वो भी बहुत अच्छे पीरियड में। सो मार्केट डबल इतने इजीली होता नहीं है। सो हमें क्या करना है, जब भी 100 रुपए मार्केट स्टॉक लिया है आपने, मार्केट 50% गिरता है, अगर आपका स्टॉक सिर्फ 10% नीचे गिरा, या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम सिर्फ 10% नीचे गिरा,
तो वापस आपकी ओरिजिनल वैल्यू आने के लिए मार्केट को सिर्फ 11% का गेन करना पड़ेगा, 90 टू 100 का। सो अगर ये बात आपको समझ में आ गई, आप बहुत पैसे बना सकते हो। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इक्विटी मार्केट्स में आपको ये सोचना है डाउनसाइड कैसे प्रोटेक्ट करना है। डाउनसाइड आपने प्रोटेक्ट कर ली, आपके अपसाइड पे रिटर्न्स बनने वाले हैं। लेसन नंबर 6, नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग। ये जो लेसन है ना, पर्सनली मैंने बहुत लेट, मतलब अब 2022 के आसपास मुझे ये समझ में आने लगा ये चीज एग्जैक्टली है क्या। सो नॉन कंस्ट्रेंट का मतलब वापस में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एज पर सेबी गाइडलाइंस 12 टाइप्स ऑफ स्कीम्स होते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा स्कीम्स, वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ऐसे 12 स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है। ये 12 कैटेगरीज कभी आए हैं? 2018 में आए हैं। 2018 से पहले ऐसे स्कीम कैटेगराइजेशन नहीं होता था। सो उसका बेनिफिट कैसे होता था? हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी लार्ज कैप फंड निकालती थी, लेकिन उसमें 50% स्मॉल कैप भी हो सकता था, क्योंकि एज पर से भी कुछ डेफिनेशन था नहीं 2018 से पहले। लेकिन 2018 के बाद हर एक कैटेगरी का एक डेफिनेशन आया। जैसे लार्ज कैप फंड है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसमें 80% टॉप 100 स्टॉक्स होने चाहिए। मिड कैप स्कीम है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 65% ऑफ द स्टॉक्स होने चाहिए, 100 से लेके 250 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले। स्मॉल कैप में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होने चाहिए स्टॉक 65% स्टॉक्स बिटवीन 250 टू लेके 500 से होने चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सो ये सब कंस्ट्रेंट आ गए 2018 के बाद। सो इसका इम्पैक्ट कैसे हुआ? सो मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ। सो जनरली लोगों का ये परसेप्शन होता है कि लार्ज कैप में, स्मॉल कैप्स में रिटर्न ज्यादा होते हैं लॉन्ग रन में, जो कि परसेप्शन बहुत गलत है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। यस। सो येलो कलर का जो ग्राफ है ये स्मॉल कैप का ग्राफ है, रेड कलर का है मिड कैप का, और ब्लू कलर का है लार्ज कैप का ग्राफ। बिटवीन 2003 से लेके 2024 का ये ग्राफ है सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स का। अब देखिए, जो बंदे ने अप्रैल 2003 में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है उसने टिल अप्रैल 2008 जबरदस्त रिटर्न्स पाए हैं कंपेयर टू मिड और स्मॉल कैप। लेकिन जैसे ही फॉल होना चालू हो गया टिल अप्रैल 2009, तीनों इंडेक्सेस के रिटर्न सेम है। सेम थिंग आप देखोगे अप्रैल 2013 के यहाँ पे, तीनों इंडेक्स के रिटर्न सेम है। अगर किसी ने स्मॉल कैप बीएसई के इंडेक्स फंड में अप्रैल 2003 में एसआईपी चालू की होती तो टिल द टाइम अप्रैल 2012, मतलब ऑलमोस्ट 9 इयर्स की एसआईपी करने के बावजूद लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एसआईपीज में रिटर्न सिमिलर काइंड ऑफ थे। वापिस वो रिपीट हुआ, वापिस वही चीज रिपीट हुई ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। और कोविड क्राइसिस से अगर स्मॉल कैप में आपने रिटर्न्स इन्वेस्ट किया है तो बहुत जबरदस्त रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन क्या वही सही रहेंगे? मुझे नहीं लगता है सही सेम रहेंगे। सो मुद्दा ये है कि आपने अगर स्मॉल कैप स्कीम में लॉन्ग रन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक कंस्ट्रेंट डाल रहे हो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। सो रादर देन स्मॉल कैप कैटेगरी, मैं ऐसी कैटेगरी चॉइस करूंगा जहां पे जब भी स्मॉल कैप चल रहा है तभी स्मॉल कैप, जब भी लार्ज कैप चल रहा है तभी लार्ज कैप, जब भी मिड कैप चल रहा है तभी मिड कैप में इन्वेस्ट करने की एज पर गाइडलाइंस फंड मैनेजर के पास सहूलियत हो। सो शायद मोमेंटम इन्वेस्टिंग वो हो सकता है, शायद फ्लेक्सी कैप हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें, कुछ मैंने डिस्कस किया आपके साथ। सो ऐसी स्ट्रेटजी मेरी होनी चाहिए। सो अगर आप कंस्ट्रेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हो जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज लार्ज कैप भी एक कंस्ट्रेंट है, तो आप पहले तो हैप्पी हो गए ये पीरियड में जहां पे बुल रन हो रहा है। लेकिन जैसे ही बेयर रन चालू हो गया आप में अनहैप्पीनेस आएगा। कैसे आएगा? अरे लास्ट 4 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्मॉल कैप में, ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, इतने अच्छे रिटर्न्स थे, 35% के रिटर्न्स थे, लेकिन 1.5 साल में वो 35% के रिटर्न्स गायब हो गए। ये अनहैप्पीनेस आपको आएगा कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग में। ये लेसन मुझे 2022 के बाद मिलना चालू हो गया, जब भी मैं लोगों के पोर्टफोलियो, ये मेरा काम ही है देखना। सो उसमें
सेकंड इम्पैक्ट उसका क्या आने लगा देखिए। मेरे 2017 से मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू किया है। तो वो टाइम पे 2018 में जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया, वहां से स्मॉल कैप में करेक्शन आना चालू हुआ। ये देख सकते हो आप, ये पॉइंट जनवरी 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया और वहां से स्मॉल और मिड कैप में करेक्शन आ रहा था। लार्ज कैप ऊपर जा रहे लेकिन स्मॉल मिड कैप नीचे आ रहे। तो स्मॉल कैप मिड कैप का वैल्यूएशन सस्ता था। मेरे काफी इन्वेस्टर्स को मैंने स्मॉल और मिड कैप के एसआईपीज दिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसके बाद बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट हुए, आप सबको भी आए होंगे। लेकिन अभी उनके पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट ऐसे है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है 5 लाख रुपीज और उसका वैल्यूएशन हो गया है 15 लाख रुपीज या 18 लाख रुपीज। अगर बेचने जाएंगे बहुत ज्यादा कैपिटल गेन आएगा, अगर नहीं बेचेंगे तो ये यहाँ से फॉल वाला, यहाँ से फॉल वाला, यहाँ से फॉल वाला सिचुएशन आ सकता है, अनहैप्पीनेस आ सकता है। कैच 22 सिचुएशन हुआ है क्योंकि कंस्ट्रेंट स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये बहुत बड़ा लेसन मुझे 2022 के बाद आया है। अभी किसी को भी, मेरे इन्वेस्टर्स को मैं गाइड करता हूँ तो कंस्ट्रेंट स्कीम में नहीं सजेस्ट करता हूँ, नॉन कंस्ट्रेंट स्कीम में सजेस्ट करता हूँ। ये आपको ध्यान में रखना है। लेसन नंबर 7, टैक्स हार्वेस्टिंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज। जनवरी 2018 से पहले इंडिया में लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसका इम्पैक्ट ऐसे था, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते जाइए, आपको टैक्स जीरो भरना है, लेकिन आज ह्यूज टैक्स भरना है। जैसे मान लेते हैं आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड वैल्यू है, उसका वैल्यू हो गया 3 करोड़। आपको बेचना है, एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है 3 करोड़ की और आपने बेचा। 2 करोड़ रुपीज का कैपिटल गेन है, उसके ऊपर 10%, मतलब 12.5%, मतलब 25 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा आपको। इसका सॉल्यूशन है टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे वर्क करता है इसके ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा। समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये शब्द आप ध्यान में रखिए, इसके ऊपर आप स्टडी कीजिए। इक्विटीज में टैक्स हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है। लेसन नंबर 5, सैडली लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं आज भी, कितने भी उनको बताए, 99% लोग पास 3 इयर्स 5 इयर्स के रिटर्न देख के रैंडम इन्वेस्टिंग करते हैं। जैसे अभी सब स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप्स में कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न्स है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, फंड मैनेजर एक इंसान होता है, इंसान एक इमोशनल बंदा होता है। इमोशंस लगते हैं, हमारे सोच लगती है, बुद्धिमत्ता लगती है। फंड मैनेजर की फिलोसॉफी क्या है इन्वेस्टिंग करने की। जैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड जनरली वैल्यू इन्वेस्टर है, एचडीएफसी जनरली वैल्यू इन्वेस्टर है, जनरली मैं बोल रहा हूं। सैमको म्यूचुअल फंड ये मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है इनकी। हर एक की अलग अलग है। इन्वेस्ट करने से पहले ये देखिए, क्योंकि हर एक जो स्टाइल होती है उसका एक एरा होता है, मतलब टाइम पीरियड होता है। जैसे बिटवीन 2017 से लेके 2020 आईसीआईसीआई के फंड्स बहुत बुरा कर रहे थे क्योंकि वैल्यू स्टाइल नहीं चल रहा था। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के फंड नहीं चल रहे थे क्योंकि वैल्यू स्टाइल नहीं चल रहा था। करंटली सैमको के फंड्स बहुत अच्छे चल रहे हैं क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टिंग चल रहा है। ये फिलोसॉफी समझना जरूरी है। आप ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप हायर कीजिए जो आपके साथ ऐसी चीजों के ऊपर बात करे, रादर देन लॉन्ग टर्म में बने रहिए, ये स्कीम में एसआईपी करते रहिए, मार्केट नीचे ऊपर जाता है तो आप, ये सब जो बातें होती है ना, इलॉजिकल बातें, ये नहीं करनी चाहिए आपको। रादर आपको बातें करनी चाहिए कि जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, मैंने जो लेसन दिए हैं, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए। आई होप आपको ये 2 पार्ट की जो सीरीज थी, जो मेरे लेसन्स थे, मेरे अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 इयर्स के खुद इन्वेस्ट करने के जर्नी में और एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जर्नी में, वो आपको काम में आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो शेयर शेयर कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊं। और मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं ये टॉपिक को और डिटेल में बताने के लिए। उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।